रीमा, आपसे शुरू करते हैं और ज़रा ये समझना भी चाहेंगे, ये जो सारी की सारी मामला हुआ है और अब ना सिर्फ इसके ऊपर रिमार्क्स तक बात है बल्कि ऑर्डर्स वापस ले लिए गए अदालत के, और फैसले में जो जस्टिस मंसूर शाह का तहरीर करदा है उसमें कहा गया कि तो कमेटीज़ के ऊपर भी तौहीन अदालत होती है। ये सारा का सारा मामला चल क्या रहा है? क्या जो रेगुलर बेंच है उसने कुछ गैर आइनी किया है जैसा कि वफाकी हुकूमत कह रही है, या फिर ये जो आइनी अदालत है इसको थोड़ा सा इस मामले को ब्रॉड करके देखना चाहिए? जी शुक्रिया लीना। बहुत ज़्यादा कानूनी और आइनी सवाल हैं जो उठते हैं इन प्रोसीडिंग से, और जब से ये सिचुएशन जो है ये अनफोल्ड होना शुरू हुई है, मेरा नहीं ख्याल हम डिटेल में उन सबको डिस्कस कर सकेंगे। लेकिन अगर मैं मोटी मोटी बातें कर दूं, अपनी राय दे दूं, अगेन ये कोई हतमी राय नहीं है क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड किस्म के मामलात हैं। 26th अमेंडमेंट ने शायद इंटेंशनली ये कंफ्यूजन क्रिएट किया है ताकि इस तरह के मामलात जो रेगुलर बेंचेस हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं उनके बीच चलते रहें। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश थी उस अमेंडमेंट में, और वो हमें नज़र आ रहा है कि वो एक्चुअली इन प्रैक्टिस भी हो रही है। तो मैं जो है कुछ बातें, एक हमने पहले भी इस पर बात की थी कि मेरा नहीं ख्याल एक दफ़ा केस एलोकेट अगर एक बेंच को हो जाए तो फिर वो वापस लिया जा सकता है, कमिटी उसको वापस नहीं ले सकती। मेरी नज़र में वो फैसला गलत था, लेकिन जब वो फैसला हो गया उसके बाद रेजोल्यूशन क्या है, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। दूसरी बात, फुल कोर्ट, मैं पर्सनली इसमें मैं एग्री नहीं करती कि ये चीफ जस्टिस की प्रेरोगेटिव है कि वो फुल कोर्ट बनाए, और मैं इस चीज़ पे कन्विंस्ड हूँ कि 26th अमेंडमेंट के बाद शायद हम जिस तरह फुल कोर्ट का तस्वुर करते हैं वो भी अब तब्दील हो गया है। और एक और चीज़ मैं सोच रही थी कि अब अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ा के 33 कर दें, जो पार्लियामेंट ने कानून साजी के ज़रिए एटलीस्ट इन प्रिंसिपल कर दिया है, और वो जजेस अपॉइंट भी हो जाएं, तो फुल कोर्ट कभी भी कैसे बैठ सकेगी पाकिस्तान में? भारत में फॉर एग्जांपल क्योंकि जजेस की तादाद बहुत ज़्यादा है, हम नहीं देखते उस तरह से फुल कोर्ट बैठ के मामलात का हल निकाले या फैसला करे, बहुत जो कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं उसमें। तो मेरा ख्याल है हमें फुल कोर्ट का जो एक तस्वुर है हमारा, उसको रीथिंक करने की ज़रूरत है 26th अमेंडमेंट को लेके, और जो अब जजेस की अगर तादाद बढ़ती है उससे लेके। एक और सवाल उठ रहा है कि क्या आईनी बेंच खुद अपनी जुरिस्डिक्शन के हवाले से केसेस सुन सकता है या नहीं? उस पर भी मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है जो पॉपुलर ओपिनियन है उससे। मेरा ख्याल है ये एक ऐसा केस है जिसमें शायद वो सुन सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एक अलग अदालत नहीं है, वो एक बेंच है। जो एतराज़ात उठ रहे हैं वो उसके एग्जिस्टेंस पे नहीं उठ रहे, वो उसकी अपॉइंटमेंट्स के तरीक़ेकार पे, उसकी जुरिस्डिक्शन पे उठ रहे हैं। और मेरा ख्याल है अगर एक आइनी अमेंडमेंट आ जाती है जो एक बेंच को इख्तियारात देती है, तो आप उसको एक मामूली लॉ से कंपेयर नहीं कर सकते। आपको उसको आइनी जो ढांचा नया बन जाता है उस पस मंजर में देखना होता है। थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, लेकिन मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सब बहुत ज़्यादा सवालात हैं जो हमारे सामने हैं, और उन सब में मेरे मुख्तलिफ जवाब हैं। वो एक कोहेरेंट होल नहीं बनता जो आपको एक रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि ये मामला सच में मेरी नज़र में इतना पेचीदा है। लेकिन मैं अगर एक ब्रॉडर बात करूं जो मैंने पिछली बार भी की थी, और मैं अपना एक फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मेरी एक सोच है जुडिशरी के रोल के बारे में। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी पे यकीन करती हूँ, जिसमें आपकी एक जो पार्लियामेंट है वो इलेक्टेड होती है, वो लोगों की नुमाइंदगी करती है, लेकिन आपके पास चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, जिसमें एक चेक्स एंड बैलेंसेस का तरीका एक सुप्रीम कोर्ट या आपकी जुडिशरी, हाई कोर्ट्स, जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के इख्तियारात हैं, अकाउंटेबिलिटी के इख्तियारात हैं, वो करती है। मेरी नज़र में इस वक्त बहुत ज़्यादा एक झटका लगा है इस सिस्टम को। हमारे पास एक तो बहुत बड़ा सवाल है कि हमारी पार्लियामेंट इस वक्त विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही। दूसरा, जो भी इस वक्त सिस्टम है उसकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ से आएगी, क्योंकि 26th अमेंडमेंट के बाद जो हमारी अदलिया के पास ये ऑन पेपर इन थ्योरी जुरिस्डिक्शन थी, इख्तियारात थे, वो बहुत हद तक कंट्रोल कर लिए गए हैं। और अलीना, जो हमने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का मैंने जिक्र किया था पहले भी, अब आप देखिए अक्टूबर के बाद क्या क्या हुआ है। हमने देखा है एक बहुत
सीक्रेटिव तरह से चीफ जस्टिस याया अफरीदी की अपॉइंटमेंट हुई। मैं सीक्रेटिव इसलिए कहूंगी क्योंकि उस वक्त जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसके पास ना रूल्स थे, हमें नहीं मालूम किन गाइडलाइंस या किस बुनियाद पे उनको प्रेफरेंस दी गई जो बाकी नॉमिनीज थे जो कंसिडर हो रहे थे। उसके बाद हमने देखा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना, फिर जो हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बने, उसमें बहुत से सवालात हैं मेरे कि उनको आपने किस बेसिस पे अपॉइंट किया, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे क्या महारत है। फिर हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की परफॉर्मेंस, कोई अहम ऐसे केसेस नहीं थे जो जुडिशियल रिव्यू से जो रिलेटेड हो, जो आजकल के हमारे जो सवालात हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हैं, उनका कोई हमें हल बताएं, उस पर कोई रेजोल्यूशन की तरफ जाएं। फिर हमने देखा पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी तादाद ही बढ़ा दी बहुत ज़्यादा, 33 अब मेजॉरिटी कर दिया मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट के जजेस। फिर हमने देखा कि रेगुलर बेंचेस से केसेस लेके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को देना शुरू हो गई हमारे जो जजेस कमेटी है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की कमेटी है। तो ये सब अगर हम मिलके इस सबको एक हम एनालिसिस करें तो हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक रोल है वो उसको बहुत धचका लगा है, एक इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस जो है उसको धचका लगा है। तो उस पर मेरे बहुत से तहफ्फुज़ात हैं। अब सुप्रीम कोर्ट पे कुछ जजेस हैं जो इस सिस्टम को ज़्यादा झटका नहीं देना चाहते, वो नहीं चाहते कि वो कुछ हर्डल इसमें पैदा करें। कुछ जजेस हैं जो इसमें रेजिस्ट कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं कि वो इस सिस्टम का शायद हिस्सा नहीं है, उनकी डिसएग्रीमेंट्स हैं। तो ये ओवरऑल एक कॉन्टेक्स्ट है। मैं इसको तब्दील होता नहीं देख रही। मेरा ख्याल है 26th अमेंडमेंट के बाद ये एक नेचुरल चीज थी जो होनी थी। एक चीज जो मुझे दिलचस्प लगती है, थोड़ा सा डेजा वू होता है कि कुछ साल पहले वो एतराज़ात जो अब जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ कुछ लोग कर रहे हैं, वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ भी होते थे कि वो कौन है जो फुल कोर्ट डिमांड कर रहे हैं, वो कौन होते हैं जो चीफ जस्टिस को कहें कि आप फुल कोर्ट बनाएं या आप जजेस को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं, कुछ जजेस को प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं। उनके जो जुडिशियल ऑर्डर्स होते थे वो नजरअंदाज किए जाते थे, और जब वो आवाज उठाते थे तो लोग कहते थे ये डिस्ट्रक्ट क्यों कर रहे हैं सिस्टम, खामोश हो जाएं, ये पब्लिसिटी चाहते हैं। अब ऑलमोस्ट ऑपोजिट है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह और कुछ और जजेस के खिलाफ यही इल्जामात लग रहे हैं, लेकिन इल्जाम लगाने वाले वो हैं जो पहले सपोर्ट करते थे जस्टिस काजी फाइज ईसा को। इनफैक्ट जस्टिस मंसूर अली शाह को भी सपोर्ट करते थे। आपको जो प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शंस वाला मामला है अगर वो याद हो, उसमें भी जस्टिस मंसूर अली शाह इस तरह के एतराज़ात उठाते थे, फुल कोर्ट की बात करते थे, तब उनको सपोर्ट करते थे लोग जो अब उनसे उनके खिलाफ खड़े हैं और कह रहे हैं कि ये क्यों पॉपुलैरिटी के लिए या शायद चीफ जस्टिस नहीं बने इसलिए उन्हें बहुत दुख है, इसलिए वो ऐसी चीजें कर रहे हैं, मीडिया में रहना चाहते हैं। अब ये मुझे इंटरेस्टिंग चीज लग रही है कि जो लोग पहले इसका बिल्कुल उल्टा भी था, इसका बिल्कुल उल्टा भी है कि वो लोग जो उस वक्त काजी फाइज ईसा के ऊपर तनकीद करते थे आज वो मंसूर अली शाह को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके इक़दामात को सपोर्ट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। सो हमें बिल्कुल टेबल्स टर्न होते नजर आ रहे हैं, जो दिखाता है एक छोटा सा सवाल, कुछ और है जो मामला है वो सिर्फ कानूनी या टेक्निकल नहीं है। ठीक है, एक छोटा सा सवाल, क्योंकि टेक्निकलिटीज़ इसमें बहुत सारी हैं और जुड़ी हुई हैं, शायद हमें थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल सके। ये जो एक डिबेट है जिसके ऊपर विफाक अपना पूरा का पूरा केस दायर करना चाहती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर वर्सेस जुडिशियल ऑर्डर का, और इसमें दलील ये दी जाती है कि मंसूर अली शाह साहब और उनके साथियों ने जो फैसला दिया 16 तारीख को जो ऑर्डर दिया, ख़ास तौर पे वहाँ से जो बात बढ़ी, वो तो उसकी कॉज लिस्ट ही जारी नहीं हुई थी, और वो तो टेक्निकली क्योंकि उनके सामने था ही नहीं, वो बैठ के वो समाअत ही नहीं कर सकते थे, इसलिए वो सब कुछ उन्होंने वो किया जो उनके इख्तियार में नहीं था, और फिर कहीं ना कहीं मिसकॉन्डक्ट की तरफ बात जाती है। इसमें वजन है क्या? मिसकॉन्डक्ट तो मैं नहीं कहूंगी अलिया, क्योंकि सिचुएशन इतनी अनप्रेसिडेंटेड है। अब आप ही मुझे बताएं, पहले हमने जब इस पे बात की सबकी एग्रीमेंट थी, फ़खर की भी, साफ़ी साहब की भी, मुझे नहीं याद भट्टी साहब थे उस दिन शो पे या नहीं, सबकी एग्रीमेंट थी कि आप एक जजेस की जो कमेटी है वो पहले तो फैसला कर सकती है कि जो केस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाना है या रेगुलर बेंच के पास, लेकिन एक दफा रेगुलर बेंच को भेज दिया तो आप वापस नहीं ले सकते, क्योंकि आप खुद सोचें इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं कि कोई भी बेंच एक केस सुन रहा है, अगर आपको लग रहा है कि सही सवाल नहीं पूछे जा रहे या मामला किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, आप उनसे केस वापस लेके किसी और को दे दें, ये एक बहुत डेंजरस प्रेसिडेंट है। लेकिन एक दफा ये हो जाए
तो फिर क्या करना चाहिए, उसका हल क्या है? मेरे पास इसके लिए जवाब नहीं है। डी फैक्टो तो यही है कि वापस जजेस कमेटी ही फैसला करेगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात उनके पास है, कॉज लिस्ट जो है उनके हुक्म पे जारी होती है, पूरा जो अदालत का इंतजामी एक ढांचा है वो कंट्रोल करते हैं। तो डी फैक्टो तो ये है। रेजोल्यूशन क्या है, ऑनेस्टली मेरे पास इसका कोई हल नहीं है जो मैं तजवीज कर सकूं यहाँ पे। ठीक।